दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या यह संभव है कि कोई सरकार यह कहकर इस्तीफा दे दे कि भ्रष्टाचार पर नकेल कस पाने में वह सक्षम नहीं हो पाई, या फिर यह कहते हुए भी इस्तीफा दे दे कि दरअसल अर्थव्यवस्था जिस तरीके से पटरी से उतर चली है, आम लोगों की न्यूनतम जरूरतों को भी पूरा कर पाने में वह सक्षम हो नहीं पा रही है, तो ऐसे में वह इस्तीफा देती है। शायद भारत में यह सवाल एक असंभव सा सवाल है, लेकिन लेबनान की सरकार ने यह कहते हुए इस्तीफा दिया कि भ्रष्टाचार पर वह नकेल नहीं कस पा रही है, अर्थव्यवस्था उससे संभाले नहीं संभल पा रही है, इसीलिए पूरी सरकार इस्तीफा देती है। लेबनान के संदर्भ में भारत के बारे में बात करना शायद सही नहीं होगा, लेकिन हमें लगता है कि आज उन परिस्थितियों को समझने की कोशिश की जाए जिसके जरिए आप समझ पाए कि कोई भी देश कैसे धीरे धीरे खोखला होता है और एक दायरे के बाद उसकी स्थिति कितनी विकट हो जाती है। हालांकि लेबनान के भीतर में जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को लेकर प्रदर्शन होते रहे, लोगों के सामने संकट था, बेरोजगारी चरम पर, महंगाई बढ़ती जा रही थी, बैंकों से जो पैसा निकासी होता है उस पर भी सीमा और पाबंदी लगा दी गई थी, साफ पानी मिल नहीं पा रहा था, घर का किराया तक देने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं बच रहे थे, जो रोटियां और ब्रेड और बेकरी से जो सामान खरीदा जाता है उसके लिए भी उनके पास पैसा हो नहीं पा रहा था। उस देश के भीतर में उस सरकार को समझ में आ गया अब उससे स्थिति संभलेगी नहीं, उसने इस्तीफा दे दिया। लेकिन फिर वही सवाल, लेबनान और भारत दोनों में क्या तुलना है? लेबनान तो एक ऐसा देश है जो भारत के किसी भी राज्य की तुलना में अगर उसको भौगोलिक तौर पर देखें तो त्रिपुरा उसके बराबर आता है। लेबनान की स्थिति 10,452 स्क्वायर किलोमीटर है और त्रिपुरा उसके समकक्ष में आता है 10,486 स्क्वायर किलोमीटर। और तो और लेबनान पूरे देश की जनसंख्या जो है सिर्फ 70 लाख है, यानी दिल्ली जैसी जगह में, केंद्र शासित राज्य है दिल्ली, उसका लगभग 1/3। इतने छोटे देश के भीतर के संकट को हम भारत जैसे वृहत और बड़े देश से तुलना कैसे कर सकते हैं? यकीनन नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें लगता है कि आज आपको भारत की आजादी के बाद के उस सफर पर लिए चले जिसमें आप समझ पाए धीरे धीरे होते होते ही मौजूदा वक्त में जो भारत की स्थितियां हैं वह बिगड़ी ही नहीं है, बल्कि करप्शन को नए तरीके से परिभाषित किया गया है। अर्थव्यवस्था की डावाडोल स्थिति को भी ग्लैमराइज किस रूप में किया जा रहा है और लोग उस तरफ देखे ही ना पाए, इसकी एक व्यवस्था की गई है। और इन दोनों दायरे में हमको लगता है सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री लेबनान के जो थे, जब वो पद छोड़ रहे थे तो उन्होंने राष्ट्र के नाम एक संदेश दिया। उस संदेश में इस बात का जिक्र था कि लेबनान में भ्रष्टाचार राष्ट्र से भी बड़ा है और एक बहुत ही मजबूत और कंटीली दीवार बदलाव से हमें अलग करती है। एक ऐसी दीवार जो कि ऐसे वर्ग के जरिए चारों तरफ से घेर दी गई है जो वर्ग अपने हितों की रक्षा के लिए हर गंदे तरीके अपना रहा है। कौन है ये वर्ग? इस वर्ग की क्या खासियत वहां पर थी? और इसको थोड़ी और साफगोई के साथ वो और जिक्र करते हैं। वो कहते हैं उन लोगों को पता था कि हम लोग उनके लिए खतरा हैं और अगर ये सरकार कामयाब होती तो इसका अर्थ था कि लंबे अरसे से सत्ताधारी इस वर्ग में सचमुच बदलाव होता जिसके भ्रष्टाचार ने देश का गला घोंट रखा है। वो कहीं ना कहीं वहां के उन सत्ताधारियों की तरफ ध्यान इंकित कर रहे थे अपने राष्ट्र के नाम वाले आखिरी संदेश में कि दरअसल यह लोग और रईस दर रईस होते चले जाते हैं, जनता और गरीब होती चली जाती है। यह भारत का संदर्भ नहीं है, यह लेबनान का संदर्भ है। और लेबनान का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो इस बात का भी जिक्र कर लीजिए कि लेबनान में पर कैपिटा इनकम जो है, अगर रुपए के हिसाब से उसको तब्दील करें तो वो सालाना 7,22,653 रुपए आती है। भारत में एवरेज जो बनती है पूरे के पूरे भारत में, वह भी सिर्फ 1,34,432 रुपए है। यानी भारत के एवरेज पर कैपिटा की तुलना में वहां पर लगभग 6 लाख रुपए ज्यादा है। इसको अगर तब्दील कर दीजिएगा तो लेबनान में प्रति महीने जो कमाई है प्रति व्यक्ति की वह 60,000 रुपए है, भारत में वह 11,000 रुपए है, 11,202 रुपए। लेबनान में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आय जो है 2,007 रुपए है।
भारत में उसको कन्वर्ट प्रतिदिन में कीजिएगा तो 373 रुपए है। लेकिन फिर आपके जहन में आएगा, अरे वो तो 70 लाख वाला देश है, भारत तो 130 करोड़ वाला देश है। सही बात है। लेबनान के भीतर का सच यह है कि लेबनान में लगभग 50% लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं, भारत में 30%, और इस 30% में 100 लेबनान से ज्यादा समा जाए। इतनी बड़ी तादाद भारत में भी बीपीएल है, यानी गरीबी की रेखा से नीचे है। लेबनान के भीतर में 35% लोग बेरोजगार हैं। भारत के भीतर का अगर मौजूदा वक्त में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको जोड़ दीजिएगा तब हम इस 35% से आगे निकल जाएंगे, या लगभग 42% हो जाएगा बेरोजगारी की स्थिति में। लेबनान पर जो विदेशी कर्ज है वो 93 अरब डॉलर का है। भारत बहुत बड़ा देश है, लगभग 550 अरब डॉलर का है, लेकिन भारत तो बहुत बड़ा देश है। विदेशी कर्ज लेबनान की जीडीपी में परसेंटेज जो है 170% है। भारत की जीडीपी के लिहाज से भारत के ऊपर जो विदेशी कर्ज है वह सिर्फ 72% है, 72.2%। इन एनालिसिस को समझते हुए आपके जहन में क्या आ रहा है? लेबनान एक छोटा सा देश है जहां के लोगों के सीधे संपर्क में वहां की सरकार रहेगी। वहां की सरकार को डिगाने के लिए वहां के लोगों का सीधा ताल्लुकात होगा, क्योंकि एक छोटा सा देश है। और भारत एक बहुत बड़ा देश है। भारत के भीतर की आर्थिक परिस्थितियां अगर अलग अलग प्रांतों में देखेंगे, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, ऐसे राज्यों में की परिस्थितियों को देखिएगा तो उनकी स्थिति दुनिया के सबसे गरीब और विपन्न राज्यों में आती है। अगर लेबनान से ही तुलना कर लें तो आपको जानकर हैरत होगी कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 54,812 रुपए है। लेबनान में 7.5 लाख है। बिहार में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आय जो है सिर्फ 152 रुपीज है, और उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आय 195 रुपीज है, मनरेगा से भी कम है। लेकिन भारत बहुत बड़ा देश है और भारत में जनता को सरकार तक पहुंचने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हालांकि जो संकट लेबनान के भीतर में है उसके हटकर कोई भी संकट आप क्या भारत में देख पाते हैं? बेरोजगारी भारत में है, वेतन कटौती वहां की कंपनियां लगातार कर रही थी, भारत में यह स्थिति इस दौर में शुरू हो गई है। महंगाई तेजी से बढ़ रही है, यहां महंगाई तेजी से बढ़ रही है। नकदी निकासी पर सीमा वहां सभी बैंकों में लगी गई, यहां जिन बैंकों में घोटाला होता है वहां लग गई। स्वच्छ पानी वहां पर नहीं मिल पाता है, इसको लेकर लोगों में संकट था। भारत की स्थिति में भी स्वच्छ पानी दे पाने की स्थिति में भारत सरकार अभी तक नहीं आ पाई है। इतना ही नहीं, जो और जरूरतें थी उन जरूरतों में बहुत महत्वपूर्ण थी अस्पतालों की सुविधा। वहां लोगों में इस बात को लेकर भी आक्रोश था। भारत की स्थिति भी कमोवेश अस्पतालों को लेकर क्या है, स्कूलों को लेकर क्या, यह बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इस सब चीजों का जिक्र हम लगातार आपसे करते रहते हैं। लेकिन इस भाषण में, जिस भाषण का जिक्र हम प्राइम मिनिस्टर लेबनान का कर रहे हैं, जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उन्होंने कहा कि बीते 7 साल से जो कुछ इस देश के भीतर की जो त्रासदी हो रही थी उसके जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने और असली बदलाव की लोगों की इच्छा का हम लोग आज पालन कर रहे हैं। वहां एक लंबे वक्त तक गृहयुद्ध चला था, 1975 से लेकर 90 तक। उसके बाद वहां की स्थिति भी नाजुक होती चली गई, और ऐसा नहीं है कि यह स्थिति पहली बार आई। अक्टूबर 2019 में भी वहां पर जो इससे पहले की सरकार थी उसे भी सत्ता छोड़नी पड़ी थी। उसकी मुसीबत भी यही थी कि वह भी चीजों को संभाल नहीं पा रही थी। हम जब इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो हमारे जहन में तुरंत आता है कि वहां पर इस बात का जिक्र हुआ कि कितनी रईस है वहां की सत्ता, और वहां के सत्ताधारी ये सवाल उठा रहे हैं कि जिन हाथों में सत्ता होती है वहां पर वह 2 तरह के हैं। एक हिजबुल्लाह सरीखा लड़ाकू संस्थान वहां का जो काम करता है, जिसको दुनिया टेररिज्म के तौर पर भी देखती है, और हिजबुल्लाह वहां की सत्ता में भी उसकी भागीदारी रहती है। या फिर जो धार्मिक संस्थान है वहां के, उनका कहीं ना कहीं वहां की सत्ता पर महत्ता रहती है। भारत में लोकतंत्र अपने तरीके का है, पॉलिटिकल पार्टीज है। पॉलिटिकल पार्टीज का फंड लगातार बढ़ना, देश की जीडीपी का नीचे जाना, यह समझना होगा। इस देश के भीतर में आम लोगों को रोजगार नहीं मिल जाना, लेकिन पॉलिटिशियन का रोजगार तय होना। इस देश के भीतर में नौकरी करते हुए जो कि परमानेंट नौकरी कर रहा है उसकी भी कमाई कम हो जाना, और तो और सरकार जो उन्हें सुविधा देती है और हर साल जो मुहैया कराती है कि हम आपको महंगाई दर दे रहे हैं उसको भी ना देना, लेकिन देश की सत्ता को संभाले हुए लोगों को जनता के टैक्स
के पैसे से सब सारी सुविधाएं देना, ये भारत में होता है और उनकी लगातार आय बढ़ती चली जाती है। आप कहेंगे इन बातों का जिक्र जब हम कर रहे हैं तो उसका कोई आधार भी है। 2019 और 2014 उससे पहले ले ले, उससे पहले ले लेते हैं तो दो बातों को समझना शुरू कीजिए। भारत ही दुनिया में पार्लियामेंट के तौर पर सबसे बेहतरीन संस्थान है जहां पर सबसे ज्यादा रईस लोग रहते हैं। भारत के भीतर में पार्लियामेंट की पहचान करोड़पतियों के तौर पर होती है और भारत के भीतर में आम जनता की पहचान चंद 100 रुपए के तौर पर होती है, वो 1000 के तौर पर भी नहीं पहुंच पाती है। क्योंकि जब हम आपसे पर कैपिटा का जिक्र कर रहे थे तो भारत का जो पर कैपिटा था वह हर महीने 11,202 रुपए था। लेकिन पॉलिटिशियंस का पैसा लगातार बढ़ते चला जाता है। जो अभी संसद सजी हुई है, इसमें अगर सारे पॉलिटिशियंस की सारी संपत्ति को जोड़ दीजिए तो हर पॉलिटिशियन, हर जो सांसद है लोकसभा का, उसके हिस्से में एवरेज जो आएगा 21 करोड़ रुपए आएंगे। यानी किसी के पास 1000 करोड़ से ज्यादा भी है, किसी के पास 1 करोड़ भी होगा, लेकिन सभी करोड़पति हैं। ये थोड़ा साफ कर लीजिए। दूसरी स्थिति यह है कि भारत के भीतर में हर कोई सत्ता में जब आता है तो उसकी संपत्ति में जो इजाफा होता है वो कमाल का इजाफा होता है। मसलन 2014-2019 हम कुछ नाम लेते हैं जिनकी आय सबसे ज्यादा इन 5 सालों में बढ़ गई और वो चुनाव भी 2019 में लड़े, क्योंकि उन्होंने उस समय जो अपने फैक्ट फाइल, जो ITR होता है, इनकम टैक्स रिटर्न होता है, वो सारा जो हलफनामा पेश किया जाता है, उसमें जानकारी आई बीजेपी के एक सुमेधानंद सरस्वती, इनकी आय 80 गुना बढ़ गई। अबू हसीम खान चौधरी, ये कांग्रेस के, इनकी आय 22 गुना बढ़ गई। शंकर प्रसाद दत्ता CPM के, इनकी आय 20 गुना बढ़ गई। श्रीकांत शिंदे शिवसेना के, इनकी आय 18 गुना बढ़ गई 5 साल में सिर्फ। ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनकी आय 10 गुना बढ़ गई। यह हर पार्टी का एक एक नाम लिया गया क्योंकि 10 गुना को बेस रखा गया, उसके बाद लिया गया। अब आप दूसरी स्थिति देखिए कि बीजेपी के 170 सांसद जो 2014 में थे और 2019 में आए, उनमें जो एवरेज बढ़ोतरी हुई है वह 13 करोड़ से 17 करोड़ के मालिक हो गए। पैसा उनके पास जो आता है किस रूप में आया, कैसे आया, और उनकी आय बढ़ गई। ये एक नॉमिनल सा एवरेज है। इसी तरीके से अगर शिरोमणि अकाली दल, इसमें 115 करोड़ का इजाफा हो गया। 2 सांसद थे जो 2014 में थे, 2019 में। एनसीपी के 4 सांसद, 102 करोड़ का इजाफा हो गया हर सांसद के उसमें। कांग्रेस के 32 सांसद, 60 करोड़ का इजाफा हो गया। इसका मतलब है कि सांसदों के पास पैसा लगातार बढ़ता है और ये इजाफा जो शुरू हुआ है खासतौर से 1999 के बाद से इसमें जबरदस्त तेजी आई है। हर कोई करोड़पति होते चला गया, हर कोई किसी भी हाथ में होते गया। लेबनान में जिन बात का जिक्र किया गया कि सिस्टम हमारा करप्ट है, भारत के भीतर में मौजूदा वक्त में सिस्टम के करप्शन को ऑर्गेनाइज्ड वे में ले आया गया है। हम इस ऑर्गेनाइज्ड के हिस्से में आए और मौजूदा वक्त में मोदी गवर्नमेंट जो है जब इस बात को समझ पाए कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड करप्शन क्या होता है, या आप समझ पाए, उससे पहले समझ लीजिए कि मौजूदा वक्त की सरकार में सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड कैसे हो गई। अगर आप नेहरू के जमाने में चले जाते हैं, नेहरू के जमाने में जीप स्कैंडल हुआ था, साइकिल स्कैम हुआ था, मुंद्रा स्कैम हुआ था, एक तेजा लोन स्कैम था, एक प्रताप सिंह कैरो वाला मसला था। इंदिरा गांधी के दौर में आइएगा तो मारुति का हिस्सा आपके जहन में आएगा, इंडियन ऑयल स्कैम एक याद आएगा, चुरट लॉटरी उसी दौर की देन थी, अंतुले का करप्शन भी उस दौर में आया था। उसके बाद जब आप इंदिरा गांधी के आगे बढ़िएगा तो अटल बिहारी वाजपेयी आपसे, या वीपी सिंह को भी याद कीजिए, वीपी सिंह के दौर में भी 20 करोड़ के एयरबेस घोटाले का जिक्र था। एयरबेस घोटाला जो हुआ था उसमें यह सवाल हुआ था कि जो सरकार करप्शन के मुद्दे पर ही लड़कर आई, उसके दौर में भी करप्शन और स्कैम कैसे होने लगा। यह भारत की एक अजीबोगरीब स्थिति है पॉलिटिकल तौर पर। वाजपेयी के दौर में तो एक लंबी फेरिस्त है, जितने करप्शन थे उसमें बराक मिसाइल थी, उसमें तेलगी था, उसमें याद कीजिए तहलका ऑपरेशन में किस तरीके से हथियारों की खेप सरकार के साथ किस रूप में हुई थी, स्टॉक मार्केट की गड़बड़ी स्कैम हुआ था, यूटीआई स्कैम हुआ था, ताबूत घोटाला हुआ था, पेट्रोल पंप बांटने में गड़बड़ी हो गई थी। उससे पहले पीवी नरसिम्हा राव तो कमाल की सरकार थी, उसने अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए ही गड़बड़ घोटाला कर दिया और झारखंड मुक्ति मोर्चा घूसकांड जो था जिसपे सुप्रीम कोर्ट तक ने दोषी माना, वह भी उस सरकार के साथ ही जुड़ गया। इतना ही नहीं, हर्षद मेहता कांड याद कीजिए, इंडियन बैंक स्कैम याद कीजिए, शुगर इंपोर्ट घोटाला याद कीजिए, लखू भाई सुखराम केस, यूरिया घोटाला, हवाला कांड, ये सब कुछ
पीवी नरसिम्हा राव के दौर में, मनमोहन सिंह के दौर में, जहां पर हम लोग आते हैं, जिसका जिक्र बार बार होता है कि मोदी सरकार लगातार जिक्र करती रही उन्हीं के घोटालों का, और कितने शून्य लगाए जाएं इस बात का जिक्र वो करती रही। तो उसमें ऑयल फॉर फूड का घोटाला याद कीजिए, सत्यम घोटाला, आईपीएल घोटाला, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ, आदर्श, इसरो, एनएचआरएम घोटाला, अगस्ता वेस्टर्न, सारे घोटाले आपके जहन में आ गए। सवाल है कि ये घोटालों की परिस्थिति थी, भारत में परिस्थितियां बदल गई, नए तरीके से इसको ऑर्गेनाइज कर दिया गया। आप कहेंगे ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइज का मतलब यह होता है कि घोटालों को लेकर भारत के भीतर में यह राय बन गई थी कि पॉलिटिशियंस से तो घृणा करनी चाहिए और पॉलिटिशियंस को देखना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी स्तर पे, सवाल प्रधानमंत्री के स्तर पर नहीं था, अगर आप मुख्यमंत्रियों के भी स्तर पर देखें तो आप किसी भी मुख्यमंत्री का नाम ले सकते हैं कि उसके साथ कौन कौन सा घोटाला कैसे कैसे जुड़ा था। आप जैसे किसका नाम लेना पड़ते हैं, हमारे पास कुछ एक लिस्ट रखी हुई है, इसमें आप देखेंगे वसुंधरा राजे है, शिवराज सिंह चौहान है, रमन सिंह है, रावत है, सिद्धारमैया है, वीरभद्र है, कांग्रेस, बीजेपी या अखिलेश यादव हैं, किसी का भी नाम आप ले सकते हैं। और जैसे वसुंधरा सबसे कम वक्त के लिए रही, इनके दौर में ललित मोती कांड होता है, 45 करोड़ के खादान आवंटन का मसला उठता है, अरावली की पहाड़ियों को किस रूप में अवैध खनन में तब्दील कर दिया गया और पैसा बनाया गया, इसका जिक्र होता है। हाउसिंग बोर्ड का घपला सामने आता है। उससे पहले गहलोत की सरकार थी, जो अब भी है गहलोत की सरकार, वसुंधरा से पहले गहलोत की सरकार पर यह आरोप था कि जो MPML इंफ्रा लिमिटेड है उसको लाभ पहुंचा रही थी गहलोत सरकार, और वसुंधरा ने कहा था कार्रवाई करेंगे, लेकिन उन्होंने भी उसको लाभ पहुंचाना जारी रखा। यह हमारे यहां की एक पॉलिटिक्स का हिस्सा है। शिवराज सिंह चौहान में व्यापम आपके जुबान पर तुरंत आ जाएगा, डंपर घोटाला भी हुआ था। अरविंद जोशी, टीनू जोशी जो IAS थे, वो कैसे पैसों के साथ पकड़ाए थे, यह भी छुपा हुआ नहीं है। रमन सिंह सरकार छत्तीसगढ़ की 15 साल रहे थे, वहां पर तो PDS स्कैम किस रूप में हुआ था, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। हरीश रावत उत्तराखंड में होते थे, बाढ़ राहत का घोटाला, शराब घोटाला, जमीन घोटाला, पावर कॉरपोरेशन से जुड़ा घोटाला। अखिलेश यादव में आइएगा तो वहां पर खनन घोटाला और जमीन पर कब्जा की बात किस रूप में, यानी हर के साथ। लेकिन मौजूदा वक्त में भारत के भीतर में करप्शन, और चूंकि इकोनॉमी हमारी डामाडोल थी, तो एक नई परिस्थिति में इस करप्शन और बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को परिभाषित किया गया। इससे मैच ना तो अमेरिका का करप्शन कर सकता है, ना इससे मैच लेबनान का करप्शन कर सकता है। यह एक नई परिभाषा है भारत के भीतर में करप्शन की और बिगड़ी हुई इकोनॉमी को ना संभाल पाते हुए भी चकाचौंध लोगों के सामने रख देने की, क्योंकि कॉरपोरेट मित्रों को लाभ कैसे दिया जाए, यहां पर संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कैसे किया जाए, PSUs को कैसे बेचा जाए, प्राइवेट हाथों में सारी चीजें, सरकार की ही संपत्ति को कैसे ट्रांसफर किया जाए, सरकारी संस्थान सरकार के लिए ही कैसे काम करने लगे, सिर्फ सरकार के लिए काम करने लगे, ये सारी चीजें खूब हुई हैं इस दौर में। और इसकी फहरिस्त में आइएगा खास तौर से जैसे बैंकिंग का घोटाला है, NPA हर किसी को पता है, मर्जर को भी आप देख लीजिए, इसमें याद कीजिए यस बैंक का 600 करोड़, यूनियन बैंक का 1190 करोड़, PNB का घोटाला था, उसमें लगभग 4750 करोड़ का जिक्र हुआ था, एक्सिस बैंक का 112 करोड़। ये बैंकों की एक पूरी फहरिस्त है। कॉरपोरेट्स को लाभ कैसे दिया जाता है, एक तो टैक्स के तौर पर वो लगभग 2,40,000 करोड़ का लाभ देना, और दूसरी तरफ उन्हीं के अनुकूल कैसे अपने मित्र कॉरपोरेटों के लिए एक व्यवस्था बना देना, यानी वो सिस्टम का हिस्सा लगे, यानी ऐसा लगने लगे कि वो नहीं होगा तो सिस्टम काम नहीं करेगा। यानी करप्शन शिफ्ट हो गया झटके में, इकोनॉमिक सिचुएशन झटके में GDP से निकलकर एक कॉरपोरेट के उसके अपने टर्नओवर पर आकर टिक गई। यह स्थिति भारत के भीतर एक नए तरीके की स्थिति आ गई है। इसके भीतर देखिएगा तो जैसे एयर इंडिया, BSNL, BPCL, भेल, कॉनकॉर, ये सारी चीजें क्या है। एयर इंडिया पर लगभग 4,600 करोड़, स्पाइस जेट, अगर आप एविएशन में जा रहे हैं, स्पाइस जेट पर 463 करोड़ का संकट है। इंडिगो पर संकट है लगभग 1,062 करोड़ का। कम्युनिकेशन में आइएगा तो वीडियोकॉन दिवालिया हो गया, एयरसेल डोकोमो गायब हो गया, एयरटेल 23,000 करोड़ के बंदिशों से झूल रहा है, BSNL 14,000 करोड़ के घोटाले में जिस तरीके से उसको बेचने की तैयारी हो गई है। देश के भीतर की स्थिति ये हो गई कि जो अपने लोग हैं उनको हम देश के बाहर भगा दें। 36 टॉप मोस्ट कॉरपोरेट
संभाले हुए लोग, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे, कल तक जिनका नाम था, बैंकों से उन्होंने हजारों करोड़ रुपए लिए, उनको हमने बाहर भेज दिया। ये एक सिस्टम का नया हिस्सा इसलिए है क्योंकि जिनको बाहर भेज दिया गया उनके ऊपर भारत के भीतर में एफआईआर भी दर्ज की गई, उन पर कार्रवाई करने के लिए भारत की जांच एजेंसियां भी लग गई, चाहे वो ईडी हो चाहे सीबीआई हो, वह भी लगातार लगी रही, लेकिन भगाए भी खुद, कार्रवाई भी खुद कर रहे हैं, चीजें गायब भी हो रही है। और जानकारी आई कि विजय माल्या की जो फाइल थी वह भी सुप्रीम कोर्ट से गायब हो गई। सवाल है कि जब परिभाषा भारत के भीतर में होते होते दुनिया के दूसरे देशों में करप्शन नहीं संभाल पा रहे थे, इकोनॉमी डामाडोल थी, तो वहां की सत्ता हिल नहीं पाती है, वहां की सत्ता इस्तीफा देती है या उस पर नकेल कसने की परिस्थितियों को डेवलप करती है। भारत में भी 2014 तक कमोवेश ऐसी ही सियासत चलती थी। हर सरकार आती थी, कहती थी उसमें स्कैम हुआ है, उसके स्कैम का जिक्र होता था। मनमोहन सिंह की सरकार आई तो अटल बिहारी वाजपेयी के स्कैम का जिक्र था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो पीवी नरसिम्हा राव के स्कैम का जिक्र था। यह प्रोसेस भारत में चलते आया है। मोदी सरकार आई तो मनमोहन सिंह के सरकार के स्कैम का जिक्र था, लेकिन मनमोहन सरकार के बाद की परिस्थितियां इस देश में स्कैम की परिभाषा को ही बदल देती है, करप्शन की परिभाषा को ही बदल देती है, इकोनॉमिक सिचुएशन की परिस्थितियों को ही बदल देती है। क्योंकि जब हम लेबनान का जिक्र कर रहे थे और लेबनान की जानकारी को हासिल कर रहे थे तो वहां पर न्यूनतम जरूरतों का जिक्र था, इस बात का जिक्र था कि वहां के लोग ही आपस में अब सहयोग कर रहे हैं। चाहे बेकरी वाला अपने दुकान के बाहर ब्रेड रख देता है, जो ब्रेड नहीं खरीद सकते हैं ब्रेड ले जाएं, हर कोई एक दूसरे की मदद कर पा रहा है, सरकार मदद नहीं कर पा रही है। भारत की स्थिति भी कमोवेश यही हो चली है। एनजीओज अपने तौर पर हों, लोग अपने तौर पर हों। हमने इस दौर में कई जर्नलिस्टों को भी देखा, जिस रूप में जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं तो कहीं पर कपड़े बांट दे रहे हैं, कहीं पर किसी ने अपनी चप्पल उतार के दे दी, कोई कुछ खाने को दे रहा है, खास तौर से लॉकडाउन की स्थिति में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे देश के भीतर में सरकार जो भी निर्णय ले रही है, चाहे वो लॉकडाउन का निर्णय हो, चाहे वो नोटबंदी का निर्णय हो, चाहे वो जीएसटी का निर्णय हो, उसमें मानवीय पक्ष सरकार की तरफ से नहीं है, जनता का अपना मानवीय पक्ष है। यह कब तक शॉक ऑब्जर्वर के तौर पे काम करेगा, यह देखना होगा, क्योंकि सरकार की संवेदनशीलता गायब है, सरकार की मानवीयता गायब है, सरकार के पास अल्टरनेटिव विजन क्या होना चाहिए यह भी गायब है। और खास तौर से ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया के सामने इस महामारी में इस तरीके की परिस्थिति उभरी हुई है जिसको संभालने के लिए आप पारंपरिक या रिचुअल तरीके से चीजों को नहीं संभाल पाएंगे। आपको नए तरीके से चीजों को समझना होगा, संभालना होगा, क्योंकि आप लोगों की आजीविका का संकट है। नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, यह भारत के भीतर खूब है, लेकिन उसको कैसे संभालें, सरकार के पास विजन है। कारोबार करने वालों के सामने संकट है, उनको कैसे उनके लिए पूंजी की व्यवस्था की जाए और जिस चीजों को बनाए वो बाजार में जाए तो लोग खरीद सकें, इसकी कोई सोच अभी भी डेवलप नहीं हो पा रही है। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कैसे डेवलप करके खड़ा किया जाए, अभी भी ये सोच नहीं निकल कर आ पा रही है। इसका मतलब बहुत साफ तौर पर है कि मौजूदा वक्त में 3 संकट हमारे सामने खड़े हैं। सबसे बड़ा संकट इकोनॉमिक का है। इकोनॉमी संकट ऐसी है जिसके भीतर हर कोई समा गया है और सबकी मुश्किल है। उस इकोनॉमी के संकट के आगे हेल्थ का संकट आ गया है, हमारे पास हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तीसरा संकट चीन और पाकिस्तान की वजह से हमारे सामने एक मिलिट्री संकट है। मिलिट्री को भी हमको भरपूर तरीके से मजबूत करना है। इकोनॉमी डामाडोल है, उसके पैसे को शिफ्ट भी करना है। इन सारी परिस्थितियों को जब आप मिलाइएगा तो यह समझिए कि एक चेक एंड बैलेंस बनाने के बदले, हर एक मुश्किल हालात के बदले में एक बड़ी मुश्किल हालात सरकार खड़ा कर दे रही है। होता यह था कि अगर ऐसी स्थिति है तो हम लोग, अभी तक यह माना जाता था कि आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से कर्ज ले लीजिए, नोट छापने की दिशा में मत जाइए। हम लोग नोट छापने की दिशा में चल गए। जाहिर है जिससे महंगाई कितनी बढ़ेगी और भारत की इकोनॉमी आने वाले वक्त में कैसी होगी यह बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से लोन लेते हैं, यह लोन भारत में सबसे बड़ा लोन लिया गया था 90s में, जिस समय सोना तक बिक्री करने की गिरवी रख दिया गया था। उस समय जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई थी, उस समय फाइनेंस मिनिस्ट्री के तौर पर मनमोहन सिंह थे, तब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन लिया गया था। और शायद वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से लोन लेकर उसे चुकता करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है अगर आपकी इकोनॉमी चल पड़े। और भारत की इकोनॉमी तो 3 ट्रिलियन की है, हालांकि अब घटते घटते लगभग 2.5 ट्रिलियन हो गई है।
लेकिन फिर भी हमारी इकोनॉमी मजबूत है और हम चीज़ों को संभाल सकते हैं। लेकिन संभालने के लिए जो लोन लिया जाता है उसको खर्च कैसे करना है इसकी जानकारी होनी चाहिए। संयोग से हम लोग उस दिशा में भी नहीं है। यानी दूसरे देश की, छोटे छोटे देशों की सरकार ये समझ रही है कि जो मुश्किल हालात है उसमें या तो वो संभाल पाएगी और नहीं संभाल पाएगी तो वह समर्पण कर दे रही है। भारत की मुश्किल क्या है? भारत इतना बड़ा देश है और इतने बड़े देश के भीतर में जो सरकारी कर्मचारी तक हैं उनके और सरकार के अपने खर्चे को चलाने के लिए भी नोट छपवाना पड़ रहा है। नोट छाप के वहां से लेके सरकार कैसे चलेगी इस दिशा में हम लोग बढ़ चुके हैं। क्योंकि पहले जब भी संकट आता था वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का संकट आता था। अब जो संकट आया है वो सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट का संकट आया है। समाज भी उससे परेशान है। तो नई सोच में एक विजन जो चाहिए वो एक स्टेट्समैन दे सकता है। लेकिन अगर देश का स्टेट्समैन देश में कोई ना हो और स्टेट्समैन के बदले आप एक बाबा की भूमिका में आ जाइए और मंत्र जाप करने लगिए या फिर एक ऐसी परिस्थिति को क्रिएट कर दीजिए जिसमें इस बात का भाव हो कि जो कहा जा रहा है वही सबसे शुद्ध है। वो कोई वैज्ञानिक सोच है या नहीं है, लेकिन स्थितियां विकट होती चली जाती हैं और ये एक सफर होता है। लेबनान का जिक्र हमने इसलिए किया कि वहां जो जो संकट थे वह बड़े छोटे स्तर के राज्य में बड़े संकट थे। भारत के भीतर में बड़े बड़े संकट जो हैं वह इस रूप में डाइल्यूट हो जाते हैं क्योंकि भारत बहुत बृहद देश है। लेकिन जब अलग अलग राज्यों के भीतर झांक कर देखिएगा तो बिहार की स्थिति, जो हम जिस बातों का जिक्र कर रहे हैं, जो छोटे छोटे राज्य हैं उनकी स्थिति इतनी नाजुक है। और अगर उन स्थितियों से ऊपर भी आप अगर आना चाहते हैं तो समझिए आखिर में दिल्ली जिसकी पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है वह पर कैपिटा इनकम भी 3,90,040 रुपए है आज की तारीख में। इसका मतलब यह हुआ कि उसका भी दुगना लेबनान में था। यानी दिल्ली जैसी जगह से भी दुगना था जो सबसे टॉप मोस्ट है, और बिहार सबसे नीचे है जहां पर 54,000 है। ये सालाना आय बतला रहे हैं आपको। अगर इसको प्रतिदिन में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो स्थिति बहुत नाजुक हो जाएगी। लेकिन उस देश में जहां पर कैपिटा इनकम भारत के पर कैपिटा इनकम के कई गुना ज्यादा, यानी यहां 1,32,000 तो वहां 7,22,000 था, वहां की स्थिति डावाडोल हुई है। छोटा सही लेकिन बड़े स्तर में जब भारत को देखेंगे तो यहां की तबाही किस दिशा में जाती है और उसको संभालने की नई परिस्थितियां कैसे वातावरण को पैदा करती है, ये एक डराने वाली सोच है। इन बातों को ऐसे मौके पर समझने की जरूरत है कि क्या वाकई करप्शन और इकोनॉमी, इनको नए ढंग से जो मौजूदा वक्त में प्रस्तुत करके एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ले आया गया है और कहा जा रहा है ये क्राइम नहीं है, इससे बड़ा क्राइम कुछ हो नहीं सकता है। समझने और संभलने की जरूरत इसीलिए है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।